नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो उत्तराखंड वन दरोगा सीरीज के मॉडल पेपर 3 का पार्ट 2 है। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें पहले 50 क्वेश्चन आपके लिए कराए गए थे और आज 51 से 100 क्वेश्चन अर्थात 50 क्वेश्चन आज आपको कराए जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमने 12 मॉडल पेपर आपके लिए बना रखे हैं जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहां से ले सकते हैं क्योंकि पेपर काफ़ी निकट है और आपके लिए जो 12 मॉडल पेपर बना रखे हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो पर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर 51 कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। सी ऑप्शन इसका राइट है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी दोनों का ही श्रेय किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। अगर बात करें लैमार्क की, तो लैमार्क क्या है? इसने दिया विकासवाद का सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी। और अगर डार्विन की बात करें तो लैमार्क ने आपने सुना होगा, जैसे जो जिराफ का उसने एग्जाम्पल दिया कि भाई जिराफ ने अपने अंगों का यूज़ किया, अपनी गर्दन का ज़्यादा यूज़ किया और उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो लैमार्क ने विकासवाद का सिद्धांत दिया कि कोई भी जो प्राणी है जिस अंग का अधिकतम यूज़ करेगा उसका विकास ज़्यादा होगा। दूसरा है जो डार्विन है, तो डार्विन क्या बोलते हैं? डार्विन बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि जो जीव नेचर के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकेगा वही यहाँ पर जीवित रह सकता है। तो डार्विन और लैमार्क के बारे में भी आप समझ गए होंगे। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको बताए जाएं जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन क्लियर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 52 है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अब जो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी के बारे में पूछ रहे हैं कि बॉटनी के जो फादर हैं उनको वो कौन है? तो उसका ए आंसर है थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। अगर बात करें पुरकिंजे की, तो पुरकिंजे ने की जीव द्रव्य की खोज। रही बात, 2 ऑप्शन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा, किस लैंग्वेज के वर्ड से हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक। ग्रीक के जो बॉस्कैन वर्ड है उससे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 54 है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या है? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की ये शाखा है और इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें ओलेरीकल्चर, तो ओलेरीकल्चर में होता है शाकीय विज्ञान अर्थात जो सब्जियों के उत्पादन से संबंधित जो अध्ययन होता है वो ओलेरीकल्चर में किया जाता है। तो शाकीय विज्ञान है और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर क्या है? जिसमें कृषि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या होते हैं? जो सजावटी प्लांट होते हैं उससे संबंधित जो विज्ञान है वो आपका फ्लोरिकल्चर के अंदर आता है, जैसे फूल वगैरह। तो इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाते हैं। जो सजावटी प्लांट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सीड्स का अर्थात ऑप्शन बी है, बीज का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 56 है एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एगस्ट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका ए ऑप्शन है घासों का। अगर बात करें फलों की, तो फलों के लिए है आपके पास पोमोलॉजी। और जो फसलों का अध्ययन है, सी ऑप्शन यहाँ पर बात कर रहे हैं फसलों का अध्ययन, तो इसके लिए है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में फसल का है और जो एगस्ट्रोलॉजी है उसका अध्ययन घासों के लिए किया जाता है अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बढ़ते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पीडोलॉजी पूछा गया है। तो पीडोलॉजी में आपका होता है भूमि का अध्ययन। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन हो जाता है। और चट्टानों की बात करें तो पेट्रोलॉजी में पेट्रोलॉजी नहीं है, पेट्रोलॉजी है, ठीक है। तो पेट्रोलॉजी में आपका चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो जो पौधे हैं उनके लिए जो पादप हैं, प्लांट्स को जो नाम दिया जाता है तो वो आपका होता है वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं वो कौन है? तो वो है आपके लिनियस। तो लिनियस को टैक्सोनॉमी के जनक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का अर्थात जो टैक्सोनॉमी ऑफ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है?
तो वह आपके पास बी लीनियस। क्वेश्चन नंबर 60 है कि विषाणु वृद्धि करता है, जो आपके पास वायरस है उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उसकी मल्टीप्लाई कैसी होती है, तो वो कहाँ होती है, जीवित कोशिकाओं में। अब देखिए जो आपके पास विषाणु है, विषाणु को क्या बोलते हैं, जो आपके पास बैक्टीरिया उसे क्या बोलते हैं, इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। ठीक है, लिविंग और जो नॉन लिविंग होते हैं उनके बीच की कड़ी आपके पास क्या है, वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, अर्थात जैसे वो लिविंग में आता है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर ग्रोथ करना शुरू कर जाता है, वो वहाँ पर बिल्कुल जीवित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है साइकस, ऑप्शन नंबर डी। अब जो साइकस है ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, और जिम्नोस्पर्म क्या है, जो प्लांट किंगडम है उसका एक फाइलम है, उसका एक संघ है। और रही बात पाइनस की, अब देखो पाइनस हुआ, पाइनस आपको पता ही है चीड़ है, और ये भी क्या है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। सेड्रस, जूनिपेरस, ये सारे के सारे जो चारों ऑप्शन है वो जिम्नोस्पर्म के ही अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो साबूदाना बनाने की बात की जा रही है तो वो किससे बनाया जाता है, साइकस से बनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो जो फ्रूट्स का जो यहाँ पर स्टडी होती है उसका जो राइट आंसर है वो है पोमोलॉजी, तो बी ऑप्शन है, पहले भी ये कहीं आ चुका है। एग्स्ट्रोलॉजी बात करें तो घासों का अध्ययन है, एंथोलॉजी की बात करें तो वो क्या है, पुष्पों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो द्विनाम पद्धति किसने दी है, तो ये आपकी दे रखी है लीनियस ने, जिसको ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का यहाँ पर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो जीवाणु की खोज किसने की है, ल्यूवेनहॉक ने, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने रेबीज की जो वैक्सीन थी उसकी खोज की थी, और रॉबर्ट हॉक ने किसी खोज की, कोशिका की खोज की थी, तो ये आपको जानकारी होगी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, बीज तो, जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं लेकिन किंतु जो पुष्प है वो नहीं लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके पास जिम्नोस्पर्म, अर्थात अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी का उदाहरण क्या आपके पास, जैसे चीड़ हो गए, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जैसे क्या आ गया, चीड़ आ गया। ठीक है, तो चीड़ का जो पेड़ है उसमें क्या होता है, उसमें बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आवृत बीजी, तो आवृत बीजी क्या है, एंजियोस्पर्म, इसमें क्या होता है, इसमें फूल और बीज दोनों बनते हैं। ठीक है, अनावृत बीजी जिसमें केवल और केवल क्या बनना था, बीज, और आवृत बीजी जो एंजियोस्पर्म है उसमें फूल और बीज क्या है, दोनों बनते हैं। और जो बीज होता है, बीज क्या होता है, बीज किससे ढका रहता है, फ्रूट से। ठीक है, तो बीज क्या है, फ्रूट से क्या होता है, ढका रहता है, उसमें कवर लगा रहता है बाहर से, और इसे क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फूल वगैरह निकलते हैं। अगर बात करें ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ही क्या है, प्लांट जगत के संघ हैं। तो जो किंगडम है, प्लांट्स किंगडम है, उसके क्या कितने हैं, 5 आपके पास फाइलम है, और 5 फाइलम में 4 तो आपके यही हो गए, कौन कौन से, ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इसके अलावा जो 5वां है वो है आपके पास थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा, तो ये आपके पास 5वां जो प्लांट का संघ है, फाइलम है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जीवाणु की जो साधारणतः आकृति है वो क्या होती है, तो बैक्टीरिया किस आकार के होते हैं, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, सारे के सारे आंसर यहाँ पर क्या है, सही है। सर्पिल भी होती है, गोलाकार भी होती है, रोड फॉर्म में भी होती है, और कोमा फॉर्म में भी यहाँ पर जो जीवाणु की आकृति है वो होती है। तो सारी की सारी होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो कोकस होती है, गोलाकार जो आकृति होती है वो सबसे छोटी जीवाणु की आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं। तो अभी मैंने बात कर दी कि भाई जीवाणु जो होते हैं उनकी आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप की वो शेप होता है। जो सबसे छोटी होती है वो गोलाकार होती है, कोकस, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। लेकिन सबसे छोटी, ये तो शेप के उसमें हो गया, अगर शेप का आप क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे छोटा है गोलाकार। लेकिन अगर आप बात करें कि जो सबसे छोटा जीवाणु है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर ये तो बी है, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो जो जीवाणु है उससे यहाँ पर कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से होता है यहाँ पर तपेदिक, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया इसका नाम है। अगर बात करें पीलिया और चेचक की, तो पीलिया और जो चेचक है, चेचक बोले तो बड़ी माता, तो पीलिया और चेचक दोनों क्या होते हैं, वायरस से होते हैं। पीलिया किससे होता है, हेपेटाइटिस वायरस, जो पीलिया का है वो हेपेटाइटिस वायरस है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस वायरस आपका किसका है, पीलिया का है। और अगर बात करें चेचक का है वेरियोला वायरस, तो इसका क्या है, वेरियोला वायरस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो यह है कोलाई वाला जीवाणु है। ऑप्शन ए है एसररिशिया कोलाई, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। तो अभी तक तो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपके पास फिजिक्स का पोर्शन शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 फिजिक्स से है, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से भी डाले गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक गेंद विराम अवस्था से रेस्ट से कोई आपके पास गेंद है उसको गिराया जाता है h दूरी, गिरने से उसकी जो औसत चाल होगी, स्पीड आपको ज्ञात करनी है उसकी। तो देखो भाई, आपने क्या है, कहीं पे एक रूफ है, छत है, यहाँ से आपने एक बॉडी को या गेंद को क्या कर दिया, एक बॉल को नीचे गिराया है। तो क्योंकि रेस्ट में था तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी 0 रही होगी। आपने क्या निकालनी है कि भाई जो वेलोसिटी आप उसकी है वो कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, थर्ड फॉर्मूला लगाए v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला आप लगाओगे तो v² बराबर u² कितना है, 0 प्लस 2as, तो 2gs कितना विस्थापन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो h हो रहा है। तो v बराबर कितना हो जा रहा है, √2gh। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, √2gh। इसी क्या है, जो चाल है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विरामावस्था में गिराई गई गेंद प्रारंभिक 0.5 सेकंड में गिरेगी। ठीक, आपने एक बॉल को रेस्ट से गिराया और वो 0.5 सेकंड में कितना गिरने वाली है। तो आप, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। s इक्वल टू है ut प्लस हाफ at²। हमने s निकालना है तो s आप निकालेंगे, क्योंकि विराम अवस्था से जा रहा है, रेस्ट से है, तो u आपका 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पोर्शन आपका 0 हो गया, प्लस 1/2 a की जगह आप क्या कर लेंगे, g रखेंगे, बोले तो 10 रखेंगे मान, और t² है तो भाई 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर है तो 0.25। तो 2 से 10 कट गया 5 और 25 पंजे 125, 1.25 मीटर। तो इस तरह से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सी आंसर सही हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गतिशील कार में ब्रेक लगाते हैं और इसमें समान अवमंदन होता है, रुकती है ये, और कार 20 सेकंड में फाइनली रुक जाती है। तो हमें कार का अवमंदन डैम्पिंग निकालना, आपको डैम्पिंग एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए हमें दे क्या क्या रखा है भाई, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, बोले तो 15 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड ही है। अब क्योंकि रोकनी है इसको, तो ये टाइम किस टाइम में, 20 सेकंड में रुक जाता है। और फाइनली वेलोसिटी भी हमको ऑटोमेटिक पता चल गई कि भाई ये 0 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि इसे रुकना है और हमें ए निकालना है। ठीक है, तो भाई ए निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ही लगा लेंगे, v इक्वल टू u प्लस at। अब देखो यहाँ पर जो ए है वो निगेटिव में होगा, क्योंकि ये रोकने वाला है। ठीक है, तो v कितना है, v फाइनल 0 है भाई, u आपके पास 15 है, a है माइनस में होगा ये, और a आपके पास कितना है, अच्छा वो तो हमें निकालना है, और t हमें दे रखा है 20। ठीक है, तो t आपको 20 दे रखा है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा 15/20। तो भाई कितना हो गया, 3/4 मीटर पर सेकंड। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो चुका है इस हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है कि किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, एक फोर्स लगता है, और पिंड क्या है, क्रियाशील बल, और पिंड का द्रव्यमान। अच्छा हमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स पता है और मास पता है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करेगा, क्या करेगा, क्या बताएगा न्यूटन का दूसरा नियम। तो भाई दूसरा नियम क्या बताता है, F इक्वल टू ma। तो हमें F पता है, m पता है, तो ये क्या बताएगा, a ही हम इसे निकालेंगे, a मदद करेगा हमें एक्सेलरेशन को निकालने में, ये मदद करेगा हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 kg फोर्स
200 केजी वेट का ये फोर्स लगाती है। भाई रस्सी है, दोनों तरफ टीम है, ये रस्सी है और इधर भी एक टीम है, इधर भी एक टीम है, और दोनों टीमें क्या है 200 केजी फोर्स, 200 केजी जो भार है 200 केजी वेट का यहाँ पर क्या है फोर्स लगा रही, इधर से भी लगा रही इधर और इधर से भी इधर लगा रही। तो हमें बोलना है कि भाई जो रस्सी है उसमें टेंशन कितना है, तो रस्सी में जो टेंशन है वो कितना होगा ये कहना चाहता है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में बात करें। तो मैं आपको बता दूं जो रस्सी में टेंशन होगा वो भी 200 केजी भारी होगा, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ से देखो 200 केजी फोर्स इधर लग रहा है, 200 केजी फोर्स इधर लग रहा है। अब रस्सी किधर जा रही है, तो रस्सी किधर भी नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम फोर्स हो जा रहा है। सिग्मा जो एफ है टोटल जो फोर्स है वो क्या हो जा रहा है 0। रस्सी किधर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, जो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, रस्सी कहीं नहीं जा पा रही क्योंकि दोनों तरफ फोर्स आपका क्या है बराबर है। अगर बात करें डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट होती है, जिस पॉइंट से दूर होती है। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ से जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो ये लगा रहे 200 केजी का फोर्स, तो भाई यहाँ पर जो टेंशन होगी वो इधर होगी। और इस पॉइंट की बात करें राइट साइड वाला पॉइंट, 200 केजी फोर्स आपका राइट साइड लगेगा, तो इसमें जो टेंशन फोर्स होगी वो भी लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप बात करें टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स भी यहाँ पर 200 केजी हो रही, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस रस्सी को अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे तो इसको आप इस तरह से तोड़ेंगे, एक रस्सी आपकी ये हो गई और दूसरी रस्सी इसमें ये यहाँ से हमने बी से इसको काटा तो पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। इसमें 200 केजी का फोर्स इधर लग रहा है तो टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, और इसमें 200 केजी का फोर्स यहाँ इधर लग रहा है तो टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। मतलब इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो 200 केजी ही लग रहा है। और हमेशा ये होता है आप कितना भी फोर्स इसमें दोनों तरफ अगर फोर्स की इक्वल है तो भाई पूरी रस्सी में भी उतना ही टेंशन फोर्स लगने वाला है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है और पूरी रस्सी में आपका सेम फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 कि दो गुटके हैं, इनकी आकृति जो शेप है और साइज है दोनों ही बराबर है, किंतु वो दो अलग अलग धातुओं से बने हुए हैं। लेकिन जो मेटल है वो दो अलग अलग है जबकि शेप और साइज बराबर है। ठीक है, धातु से बने हैं, बराबर परिमाण, हमने फोर्स भी आपका बराबर लगा दिया, इसमें बराबर फोर्स इसमें लगता है। और जब बराबर फोर्स लगता है तो एक गुटके में उत्पन्न त्वरण दूसरे गुटके में उत्पन्न त्वरण के 5 गुना, तो पहले में एक्सेलरेशन a है तो दूसरे में 5a हो जाता है। तो हमें इसके क्या है वस्तुओं का जो मास है उसको कंपेयर करना है, उसका रेशियो निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो फोर्स दोनों में सेम है तो F इक्वल टू पहले वाले में क्या हो जाएगा, पहले वाला क्योंकि मेटल, क्योंकि मास का हमें रेशियो निकालना है तो मास को हम ले लेते हैं m1 और a। पहले में हमने क्या है एक्सेलरेशन a मान लिया, दूसरे में फोर्स आपका सेम है m2 और दूसरे में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 5 टाइम ऑफ फर्स्ट, तो 5a हो जाएगा। तो 5 ये क्या है 5 गुना इसका हो रहा है। तो भाई m1 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो m1 कितना हो जाएगा भाई f अपॉन a, और यहाँ का जो m2 है वो कितना हो जाएगा f अपॉन 5a। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे f अपॉन 5a हो गया। दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, m1 अपॉन m2 कर लेंगे, तो m1 कितना है f अपॉन a और इधर नीचे कितना है f अपॉन 5a। तो ये ऊपर जाएगा घूम के चले जाएगा 5/1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है, कोई भी वस्तु है उसका जो मास है वो किस पर डिपेंड करता है। तो मास क्या है पृथ्वी की मात्रा पर, आकार नहीं, ये किसी पे भी निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखो जो मास है ना, मास अपने आप में क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का के अंदर जो मास है वो हर जगह सेम होने वाला है, वो कांस्टेंट होगा पूरे यूनिवर्स में, यहाँ पर ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो भी किसी भी वस्तु का जो मास होगा वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। हाँ, अगर हम बात करें वेट की, तो वेट पृथ्वी, अगर पृथ्वी की बात करें तो उसके जी पर, जिस भी ग्रह की आप बात करें, जिस भी प्लैनेट स्टार की बात करें वहाँ पर उसके जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वेट किस पे डिपेंड करता है स्मॉल जी पर, 9.8 जो पृथ्वी पर इसका मान है। और अगर मास की बात करें तो भाई ये स्वतंत्र है और ये सब जगह सेम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु, भाई कोई मास है और वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, तो कोई जो वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रही है तो उसका भार क्या होगा। अब देखो फ्री फॉल कर रही है तो नीचे गिर रही है, उसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा, अपने आप गिर रही है, इसका मतलब उसमें उसको पृथ्वी खींच रहे हैं ना नीचे। तो जो जब फ्री फॉल करती कोई भी वस्तु तो उसमें जो लगने वाला फोर्स होता है भाई, लगने वाला जो फोर्स है या उसका जो वेट होता है उसको क्या लगता है बिल्कुल 0। ऑप्शन यहाँ पर सी। जैसे आप चरखी में जब घूमते होंगे तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें अपना वजन हल्का लगने लगता है। तो अगर हम नीचे गिरेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसका
उसका जो वेट हो जाता है वो उसको 0 लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 1 किलोवाट, 1 किलो वेट या 1 किलो भार बल का न्यूटन में मान होगा। 1 किलो भार, अब 1 किलो भार का न्यूटन में बल, ठीक है। एफ का मान कितना होगा बोले तो 1 किलो वेट के लिए तो एफ इजकल टू एम ए। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई 1 किलो है 1 kg, ए का मान कितना है भाई, अगर बात करें तो ए बोल तो जी, क्योंकि पृथ्वी तो जी वाले फोर्स से खींचती है ना, जी वाले एक्सेलरेशन से अपनी ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है। और जी का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बोला अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अर्थात ये 10 के लगभग बराबर हम इसको मान सकते हैं। तो 78 का ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, 10 न्यूटन हम इसको मान सकते हैं, और एक्चुअल में ये 9.8 न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी वस्तु के 2 मीटर विस्थापन में कार्य 30 जूल हुआ। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण हो तो वो कोण कितना होगा। अब यहाँ पर एंगल पूछा है, ठीक है। आपके पास दे क्या रखा है, फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर और वर्क हुआ 30 जूल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यू क्या है, एफ डॉट एस, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट होगा ये 2 वेक्टर क्वांटिटी का, तो एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट यही होता है, तो हमें तो कॉस थीटा ज्ञात करना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के फॉर्मूला यही है, जो सबसे सटीक फॉर्मूला होता है कर्व वर्क का, डब्ल्यू इजकल टू एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, जो हम जनरली पढ़ते हैं। तो उसमें कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, वहाँ पर 1 हो जाता है, बोले तो 0 डिग्री के लिए। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपके डब्ल्यू अपॉन एफ एस। अब हमें एफ भी पता है भाई, एफ कितना यहाँ पर 20 न्यूटन यहाँ पर दे रखा है, और अगर यहाँ पर 30 न्यूटन ये दे रखा है, वर्क तो 30 न्यूटन दे रखा है ना। एफ है आपके पास 20 न्यूटन और ये है एस है आपके पास 2, तो कुल मिला के 30/40 हो गए, 3/4 हो गया। तो कॉस थीटा हमारे पास कितना है भाई, 3/4 है। अब 3/4 0.75 के लगभग ये हो रहा है, तो ये कितना है, ये 0 और 90 के बीच है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि कॉस 0 का मान कहाँ से कहाँ होता है भाई, 0 से और ए के बीच होता है ना। अब 0 डिग्री कब होता है उसका, 0 डिग्री पे कॉस का मान 1 होता है, और दूसरा जो 90 डिग्री है उस पर कॉस का मान क्या हो जाता है, 0 होता है। तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो कुल मिला के हाईएस्ट मान 1 है और लोएस्ट मान उसका 0 हो जाता है, 0 से 90 के बीच। तो 3/4 क्या है, 0 और 1 के बीच है, तो इसलिए थीटा इज लेस देन 90, अर्थात इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 100 वाट है, ये 1000 नहीं है, 100 वाट का बल्ब 1 घंटे में खर्च करेगा। 100 वाट का बल्ब 1 घंटे में खर्च करेगा, कितनी एनर्जी खर्च करेगा। तो जो आपके पास एनर्जी है, बोले तो पावर की बात यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि पावर दे रखे ना, तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो डब्ल्यू बराबर PT होता ही है, ठीक है। तो P किस में है, वाट में है, और T आपका सेकंड में होता है। तो P तो हमें दे रखा है 1000, हमें तो डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू या एनर्जी एक ही बात है, यहाँ पर जूल में है, तो वर्क और एनर्जी की दोनों की जो यूनिट है सेम रहती है। तो P आपके पास 100 वाट हो गया, और टाइम है 1 आवर, उसको हमें सेकंड में बदलना है। तो 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 6 जगह 36 हो गया, और 2 0 और 2 0 आपके पास ये हो गया भाई, कई रही सैकड़ा, 1000, 2000, लाख। तो ये आपके पास ए ऑप्शन हो गया, लाख में चले गए तो 36, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इतने ये जूल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और उसको विराम अवस्था से गिराया जाता है। फर्स्ट 2 सेकंड में गुरुत्व बल की औसत शक्ति क्या होगी। तो फाइनली हमें यहाँ पे पावर निकालनी है, तो P इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, डब्ल्यू अपॉन टी है। अब T तो हमें पता है 2 सेकंड है, और हमें W तो पता नहीं है, तो हमें W ज्ञात करना है। W इक्वल टू होता है F इंटू एस, ठीक है। लेकिन हमें तो F तो भी नहीं पता, F हम निकालेंगे और S भी निकालेंगे, तो सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले भाई कि 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ये ऑब्जेक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लगा जाएंगे, ut प्लस हाफ AT²। तो फर्स्ट वाला पोर्शन तो 0 हो जाता है मैक्सिमम चांस में। क्यों हो जाता है, क्योंकि विराम अवस्था से ये गिर रही है, तो रेस्ट के फॉर्म में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 रही होगी। तो 1/2, g का मान यहाँ पर हम 10 रख लेते हैं, और t का है 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो ये 20 हो गया।
तो भाई एस बराबर भी आपका क्या हो गया 20 मीटर हो गया। तो चलो हम अलग से लिख लेते हैं, एस बराबर आपके पास है 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ इजकल टू है एम ए। तो एम ए कितना है आपके पास, एम कितना है 5 है, ए कितना है, ए है आपके पास एक्सेलरेशन अर्थात जी, क्योंकि नीचे गिर रही है तो जी ले लेंगे हम यहाँ पर। तो 10 ले लेंगे तो 50 न्यूटन यहाँ पर फोर्स भी हो गया। तो अब भी हमें पर पास हो गया है और एस भी हो गया है। तो चलिए डायरेक्ट हम पी निकालें। तो पी इजकल टू डब्ल्यू बाई टी। तो डब्ल्यू आपके पास एफ एस हो जाता है, टी आपके पास बट्टे में हो गया। एफ आपके पास 50 है, एस आपके पास 20 मीटर दे रखा है, मतलब हमने निकाल दिया है। और टी आपके पास 2 है, ठीक है। तो ये 2 आपका 10 हो गया, 50 दशमलव के 500 वाट। तो भाई 500 वाट का क्या हो रहा है, इतनी एवरेज पावर यहाँ पर खर्च होने वाली है, इतनी एवरेज पावर यहाँ पे लगेगी। क्वेश्चन नंबर 82, समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 ध्वनि को भिन्न होने का कारण क्या है। अब देखो फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। कोई भी 2 साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दोनों ही सेम है, तो वो अलग कैसे किसके कारण हो सकती है। तो तीनों ही कारण से हो सकती है भाई। वेवलेंथ अगर चेंज हो जाएगी तो आपकी जो वेव है वो सारी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी तरंग स्वरूप, अगर वेव फॉर्म भी चेंज हो रखा है, माना कि आप कई बार आपने देखो कि 2 स्पीकर की आवाज़, अब देखो एक ही गाना आपने दोनों स्पीकर में बजाया और दोनों की आवाज़ सेम होगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या है, हम उसको अलग अलग पहचान लेते हैं कि भाई किस स्पीकर से कौन सी आवाज़ आ रही है। तो इसका जो वेव फॉर्म है दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस उन दोनों के बीच हो जाती है तो क्या है, वेवलेंथ भी और वेलोसिटी भी, अगर वेलोसिटी अलग होती है तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी बोले तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो कुल मिला के सभी कारण ऐसे हैं जिसमें अगर आपके पास एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो भिन्न होने के तीनों ही कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि का तारोता क्या होता है, बढ़ता है। अगर जो पिच होती, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो पिच भी हमेशा बढ़ेगी, और जो आपकी बारीक आवाज़ होती है उसकी पिच हमेशा ज़्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 83 का यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा कि अगर आपकी पिच बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और बारीक आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है, वो तीखी सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि सभागार जो होते हैं उसमें पर्दे टांग कर घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है, तो इको टाइम घटाया जाता है, अनुरणन काल, क्योंकि काफ़ी बार क्या है जो बड़े बड़े हॉल होते हैं अगर वो खाली होते हैं तो आवाज़ टकरा के वापस आती रहती है, गूंज होती रहती है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ पर्दे वगैरह टंगे होते हैं, या कभी नया नया कमरा होता है, नया नया मकान बनता है तो वहाँ भी आवाज़ गूंजती है। जैसे उसमें सामान बहुत सारा पड़ जाता है तो फिर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं। जो आपके पास मिरर है, जो स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर के जो केंद्र होता है, चलिए बात कर लेते हैं, ये इस तरह से है। अब देखो स्फेरिकल मिरर है तो चलिए क्या आपका हो गया, कॉनकेव मिरर आपका बन ही गया ये। अगर हमने यहाँ पे इधर से तरफ से पॉलिश कर दी तो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पर ये पी है, ये लाइन आपके पास क्या है एक्सेस है, यहाँ पर एक फोकस होता है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पर एक पूछ क्या रहा है, पृष्ठ के केंद्र को, जो पृष्ठ है उसका जो केंद्र है अर्थात इस पॉइंट को पूछ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा, अर्थात ध्रुव। तो ध्रुव हम इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, तो जो मैग्निफिकेशन है उसका एसआई यूनिट क्या होती है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम इक्वल टू आई अपॉन ओ, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ऊपर भी क्या है हाइट है और नीचे भी हाइट है, दोनों क्या है मीटर में होगी। तो कुल मिला के जो इसका मात्रक है अपने आप में यूनिट लेस है, ये अपने आप में कांस्टेंट तो हम नहीं बोलेंगे, यूनिट ये एक नंबर है सिंपल सा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये एक यूनिट लेस है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, वन अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन यू या 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, तो सी ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन बोले तो 1 अपॉन एफ इजकल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। अगर वो पूरी तरह गोल नहीं हो जाता है, मतलब ये दोष उत्पन्न होता है और ये कॉर्निया में होता है, तो इसके कारण कौन सा नेत्र दोष होता है, तो वो उसका आंसर है आबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। तो आबिंदुकता होती है। अब आबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि भाई कोई भी जो जब यूज़र क्या हो जाता है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वो एक साथ नहीं देख पाता है, तो इस दोष को हम बोलते हैं आबिंदुकता,
ठीक है। इसमें या तो वो वर्टिकल लाइन ही देख पाएगा या वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही देख सकता है एक टाइम पे, वो दोनों नहीं देख सकता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसका यूज किया जाता है। तो सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं और तब जाके उसको दोनों चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें निकट दृष्टि दोष, तो इसको यूज दूर करने के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज होता है, और जो दूरदृष्टि है उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। अगर जरा दूरदृष्टि है तो बाईफोकल लेंस का वहाँ पर यूज होता है। एक अवतल उत्तल दोनों का ही वहाँ पर कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि आबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूँ कि जो बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उससे जो आबिंदुकता है इसको दूर कर लिया जाता है। ठीक है, जो द्विफोकसी लेंस होता है बाईफोकल लेंस, उसे जो जरा दूरदृष्टि मतलब जिसमें दोनों दोष जिसके हो गए हों, जैसे से बुढ़ापा आता है तो न तो व्यक्ति दूर की वस्तु देख पाता है, न ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो दोनों चीज़ें जब होती है तो उसको बाईफोकल लेंस लगाते हैं। नीचे कॉन्वेक्स लगाते हैं, ऊपर आपका कॉनकेव लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है मानव नेत्र 2 हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। जो मानव नेत्र है कितने, 2 हैं, और इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 180। मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र दोनों आंखों का कितना होता है, 180 डिग्री तक को पूरा देखते हैं। अगर बात करें एक आंख का, हमारे जो एक आंख है उसका जो दृष्टि क्षेत्र है, जो आपका फील्ड है वो कितना है, 150 है। ठीक है, तो एक आंख का है 150 और दोनों आंख मिला के है 180। अब ऐसा ना बोलना कि 180 प्लस 300 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक आंख का 150 है और दोनों आंख का 180 है। ठीक है, अब हमारे जो दृष्टि क्षेत्र है 180 है, लेकिन जो जानवर होते हैं क्योंकि उनके सर के ऊपर आंखें होती हैं पीछे टाइप की, तो उनका 180 से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन उनको एक दिक्कत होती है कि वो चीज़ों को 3D में नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो मानव है वो 180 देखता है और उसकी जो आंखें हैं वो सामने है और वो हम 3D को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये फ़ायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है 91 है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो हमें एनर्जी निकालनी है कि 6 वोल्ट की हमने एक बैटरी लगाई, उसमें एक कूलम चार्ज बह रहा है और बहने के लिए कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। बोले तो ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो भाई देखिए, जो एनर्जी या आप पोटेंशियल यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ठीक है, तो ऊर्जा देने की बात करें तो W हमें निकालना है, V और Q। V हमें क्या है 6 वोल्ट दे रखा है और Q क्या है 1 कूलम है, तो भाई 6 जूल ही हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपका ये है। अब क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 92 समांतर क्रम पैरेलल, यहाँ पर क्या हो रखा है, रेजिस्टेंसों को पैरेलल जोड़ा गया है 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का रेजिस्टेंस आपका क्या है 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। हमने यहाँ पर क्या है 10 रेजिस्टेंस एक साथ जोड़ दें, इस तरीके से 10 रेजिस्टेंस आपने जोड़ रखे हैं और प्रत्येक का समांतर में जोड़ा है ना। हाँ, तो समांतर में जोड़ने के लिए ऐसा कहाँ होगा, समांतर में होगा, पहला ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा इस तरह से 10 आपने यहाँ पर जोड़ रखे हैं। तो उसका जो होता है फॉर्मूला 1/r + 1/r1 + 1/r2 इस तरह से पैरेलल में होता है। और सीरीज़ का फॉर्मूला है R = है r1 + r2। सीरीज़ में सीधा डायरेक्ट कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, और जो पैरेलल में होते हैं उसमें 1/r 1/r1 + 1/r2 इस तरीके से जोड़ना पड़ता है। अब क्योंकि 10 दे रखे हैं तो भाई पहला 1/10 सबका प्रतिरोध सेम है, 2/10 3/10 और ऐसा ऐसा करके 10 तक हो जाएगा। तो ऊपर भी हो जाएगा 10, नीचे भी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा C। तो जब हम समांतर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करते हैं रेजिस्टेंस का, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा कम होता है और जब सीरीज में हम करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का समूह ही संयोजित किया जाए, मतलब आपने बैटरी से लगातार आप रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस आप लगातार जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, तो जो आपकी एनर्जी हो जाएगी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में, तापीय ऊर्जा में। जैसे हीटर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, पूरी कॉइल आपकी रेजिस्टेंस ही होती है और जो हमारी लाइट होती है वो डायरेक्ट किस में चली जाती है, हीट एनर्जी में पहुंच जाती है, वहाँ पर थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता है जिससे कार को समान अवमंदन 1 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड
और चालक ब्रेक लगा रहा है और अवमंदन आपको दे रखा है, निगेटिव वाला ये ए दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड। इस अवमंदन से कार का वेग क्या हो जाता है, कार का वेग एक समय बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब चेंज हो गया वेग और तो आपको टी निकालना है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है भाई, टी किस टाइम पर ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आपकी लगेगी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को तो हमको टाइम निकालना है ना, हाँ तो ठीक है। इसके बाद प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ए आपका माइनस है। ए हमें दे रखा है, ए कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड है और टी आपको निकालना है, तो टी हम वैसे ही रख लेंगे। ठीक है, तो भाई 10 में से 20 गए तो -10 बराबर -1 टी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो टी बराबर आपके पास हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वेग की दिशा बदलने की दर को कहा जाता है। अब हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला क्या था कि जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हमें एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है dv/dt या v/t, जैसा भी हम लिखते थे dv/dt। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो ये आपका एक्सेलरेशन बोलता है। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वेग की अगर हम केवल और केवल डायरेक्शन बदलने की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन बदलने की जो दर है वो क्या है। ठीक है, तो ये कहाँ पॉसिबल होता है, सर्कुलर मोशन में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है और उसकी कांस्टेंट स्पीड है, अगर स्पीड उसकी क्या है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन अब क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तभी उसका क्या है वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, और वो वेलोसिटी किसके कारण होती है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण। इसलिए यहाँ पर बोला है कि वेग की अगर केवल दिशा बदल रही है और दिशा जब बदलती है तो उस दिशा के कारण कौन सा जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है तो होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अर्थात अभिकेंद्र त्वरण, अंदर की ओर जो होता है सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर आता है। अब जो स्पर्श रेखीय त्वरण है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ठीक वही बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 कि वेग का मान बदलने की दर को कहते हैं। अब देखिए हमने बोला कि भाई अगर क्या है कांस्टेंट स्पीड थी, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा था तो वहाँ पर सेंट्रीपेटल जो एक्सेलरेशन लग रहा था अंदर की ओर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो जाता है कि देखो डायरेक्शन तो चेंज होनी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड हो या ना हो, लेकिन अगर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो v का जो न्यूमेरिक मान है वो भी चेंज हो रहा है, तो अगर वो भी चेंज हो रहा है तो एक दूसरा एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है और उसको बोलते हैं टेंजेंटिया। ठीक है, तो टेंजेंटिकल स्पर्श रेखीय त्वरण, तो एक त्वरण यहाँ हो जाता है, ये क्या होता है जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है उसके ठीक नॉर्मल में होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल होता है, टेंजेंटिकल होता है, जो आपके पास वृत्त है उसके टेंजेंट डायरेक्शन में स्पर्श रेखीय त्वरण हो जाता है। तो वेग का अगर मान बदलता है तो उसकी दर होती है स्पर्श रेखीय त्वरण, और अगर वेग की केवल दिशा बदल रही है तो उसकी दर क्या हो जाएगी, अभिकेंद्रीय त्वरण या अभिलंब त्वरण। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है कि 1 किलो पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगता है, तब पिंड क्या करेगा। तो भाई उसका जो त्वरण हो जाएगा तो F इजकल टू अगर ma है तो A इजकल टू हो जाएगा F/m। F कितना है 1 न्यूटन और m कितना है 1, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी उसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि बालकों के 2 समूह हैं और रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं और समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाते हैं दोनों तरफ, तो रस्सी में तनाव बल क्या होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट में आ गया, वहाँ पर 2000 kg फोर्स वहाँ पर लग रहा था, केजी वेट वाला फोर्स लग रहा था, और यहाँ पर 10 न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर दोनों साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो रस्सी में जो तनाव होगा वो भी 10 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो 10 न्यूटन ही यहाँ पर क्या है, रस्सी में तनाव भी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इनर्शिया, अर्थात यहाँ पर क्या है बी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है और आंसर की भी आपको नीचे दिख रही होगी, तो आंसर की हमेशा पेपर के लास्ट में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 100 है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ा दिया जाए, तो चांदी क्या है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर का जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में दोनों का उल्टा है। अगर कंडक्टर में टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा राइज करेगा, बढ़ेगा,
और जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो हमेशा घटेगा। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमी कंडक्टर की बात है, अगर सेमी कंडक्टर की बात करते हैं भाई, टेम्परेचर अगर आप ऊपर करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सेमी कंडक्टर इसलिए काफ़ी यूज़फुल यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर, अब गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगा, आप जो करंट है वो काफ़ी देर तक किससे पास हो रही है तो भाई टेम्परेचर बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन जो आपके पास चालक हो जाएंगे तो उनका वहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस भी बढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पास 100 क्वेश्चन हो गए और आशा करते हैं कि आपको ये मॉडल पेपर पसंद आ रहे हैं। और ऐसे ही हमने 12 मॉडल पेपर आपके लिए बना रखे हैं जिनके आंसर की उसमें साथ में दे रखी है। तो अब आपको करना क्या है भाई, डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम है रिविजन कीजिए दब के, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी जम के कीजिए, जिससे आपका जो भी पेपर है वो काफ़ी अच्छे से जाए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर तो आपको करना ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।